नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी प्रगति का आधार जो था वो कृषि और व्यापार वाणिज्य था। लेकिन इनका मुख्य पेशा जो है वो कृषि ही था और कृषि में जो उत्पादन अधिक होता था या जो उर्वरता अधिक थी उसका कारण सिंधु में आने वाली बाढ़ थी। और ये बाढ़ जो है तमाम तरीके के अवसाद जो उपजाऊ अवसाद होते थे बहा कर लाती थी और ये जलोढ़ मैदान का निर्माण करती थी। और आप जानते हैं कि जलोढ़ जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पे जो कृषि उपकरण थे वो पत्थर के और कांसे के थे। और आप जानते हैं कि कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो जैसे अगर हम कृषि उपकरण की बात करें तो हल और कुदाल। लेकिन डी कौशाम्बी महोदय कहते हैं कि यहाँ पे भारी हल्का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था। लेकिन अगर हम इनके मत का खंडन करना चाहें तो दो आधार पर कर सकते हैं। अगर हल नहीं था तो वो लोग जुताई कैसे करते थे, क्योंकि अगर हल नहीं हो तो गहरी जुताई नहीं कर पाएंगे और जब गहरी जुताई नहीं होगा तो उत्पादन विशेष नहीं होगा। तो बहावलपुर और बनावली से हमको मिट्टी के हल के साक्ष्य मिलते हैं। और पहला पॉइंट हमने बता ही दिया कि बिना हल के गहरी जुताई संभव नहीं है। जब गहरी जुताई संभव नहीं होगी तो उत्पादन अधिशेष नहीं होगा और उत्पादन अधिशेष नहीं होगा तो ये नगरीकरण की ओर ये सभ्यता उन्मुख नहीं हुई होती। और आप लोग जानते हैं कि कालीबंगा और अफ़गानिस्तान में स्थित सोर्तगोई नामक स्थल से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो आप लोग नोट भी करते चलिए। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति या आप कह सकते हैं इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख तत्व क्या था। तो मैंने बताया कि जो है ये कृषि और व्यापार इनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। लेकिन मुख्य पेशा इनका कृषि ही था और कृषि में अधिशेष उत्पादन ने इस सभ्यता को नगरीकरण की ओर प्रेरित किया। अगर अब हम बात करें कि जो है यहाँ पे सिंचाई के क्या साधन थे या सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई किस प्रकार करते थे, क्योंकि जब कृषि है तो उसको सिंचाई की आवश्यकता भी होगी। तो यहाँ पे ढेकुली, जो कि आप लोग प्राचीन अपने बाप दादा से पूछिए वो लोग जानते होंगे, ढेकुली, कुआं और तालाब ये सिंचाई के प्रमुख साधन थे। नहरों के भी छिटपुट साक्ष्य हमको मिलते हैं। जैसे हमने बताया सोर्तगुई से नहर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यापक पैमाने पर उसका प्रचलन नहीं हुआ था। और अगर हम कुओं से भी सिंचाई होती थी और धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है वहाँ से जलाशयों का भी निर्माण किया जाता था और जलाशयों में पानी स्टोर किया जाता था और वहाँ पे जल संरक्षण की भी हमको अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसको भी नोट करिए। तो सिंचाई की अगर हम इनमें बात करें तो ढेकुली,
तालाबों या जलाशयों द्वारा सिंचाई, कुआं जो है और वर्षा जल, जो वर्षा का जल था वो भी इनके सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करता था। और ये कुआं का साक्ष्य हमको जो है बनावली और राखीगढ़ी से मिलता है। ये दोनों स्थल हरियाणा राज्य में स्थित हैं। और धौलावीरा से हमने बताया जलाशयों या तालाबों में जो पानी स्टोर होता था उससे सिंचाई की जाती थी। अब हम इनके अगर फसल की बात करें, ये कौन कौन सी फसलों को उगाते थे, तो इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। लेकिन इनकी और कुछ प्रमुख फसलें हैं जैसे कपास, मटर, तिलहन, बाजरा और तिल। चावल का भी ये उत्पादन करते थे। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, आप लोग जानते ही होंगे। सिंधुवासी कुल मिला के 9 फसलों का उत्पादन करते थे, लेकिन इनको ईख या गन्ने की खेती का ज्ञान नहीं था। और रोजदी नामक स्थल से, जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से बाजरे की 6 किस्मों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो फसलों में अगर देख लें फसल, तो गेहूं और जौ ये प्रमुख फसल थी। चावल का भी उत्पादन ये लोग करते थे। और रोजदी से बाजरे की 6 किस्मों की प्राप्ति हुई है। और हमने बताया कि कपास, तिल, दलहन, बाजरा, ज्वार ये सब इनकी फसलें थी। यहाँ जो है सिंधु सभ्यता में अन्नागारों के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, जहाँ पे अधिशेष उत्पादन होता था, अधिशेष अन्न होता था, उसको स्टोर किया जाता था। ये कर के रूप में जो है अनाज लिया जाता था। और आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा इन स्थानों से हमको अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। और पशुओं, जो यहाँ के पशु थे, पशुओं का उपयोग कृषि एवं यातायात में किया जाता था। प्रमुख पशुओं में अगर हम देखें तो गाय, बैल, बकरी, हिरन, हाथी और ऊंट थे। और गुजरात के शिकारपुर नामक स्थान से भैंस, घोड़ा और कुत्ता, इस प्रकार के पालतू पशुओं के साक्ष्य हमको मिलते हैं। अब इसके अगर हम बात करें कि जो है इनके उद्योग धंधों के बारे में, क्योंकि जो उद्योग धंधे थे ये भी अर्थव्यवस्था में अपना प्रमुख योगदान देते थे। तो ये धातु उद्योग इनके यहाँ प्रमुख था, जिसमें कांसा, तांबा, सोना, चांदी आदि ये इस प्रकार के उद्योग थे जो धातुओं के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा ईंट भट्ठा उद्योग, मन का उद्योग और मन का बनाने का कारखाना लोग जानते हैं, लोथल और चाहूदड़ों से मिला है। इमारती लकड़ी का उद्योग और हाथी दांत के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। और अगर हम व्यापार वाणिज्य के इनके विषय में बात करें तो यह इनके सिंधु सभ्यता के लोगों जो है अनाज के माध्यम था, इनके क्रय विक्रय का माध्यम अनाज था। और व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। जैसे आप लोग जानते हैं कि सूत का केंडोर, इसको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का चौराहा भी कहते थे। और जो है व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। और अफ़गानिस्तान में जो सोर्थगुई नामक स्थल है वो वहाँ उन्होंने अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसे मध्य व्यापारिक बस्ती कहते हैं। और हमने बताया आंतरिक एवं बाह्य व्यापार और स्थल एवं जल मार्गों के द्वारा भी ये लोग व्यापार करते थे, क्योंकि लोथल और मोहनजोदाड़ो से हमको नाव के साक्ष्य मिले हैं। तो व्यापार वाणिज्य भी देख लीजिए। सिंधुवासी
अनाजों के माध्यम से क्रय विक्रय करते थे और आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के लोग व्यापार करते थे। और हमने बताया कि बलूचिस्तान में स्थित सूत का केंद्र हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता था। और अफ़गानिस्तान में स्थित सोर्तुघई स्थल में इन्होंने हड़प्पा वासियों ने अपनी वाणिज्यिक बस्ती का निर्माण किया था जो है, और जिसे मध्य व्यापारिक बस्ती माना जाता था। और व्यापार स्थल एवं थल दोनों मार्गों से होता था, जिसमें मैंने बताया कि हड़प्पा और लोथल और मोहनजोदाड़ो से नाव के साथ हमको मिलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंधुवासी किन किन चीज़ों का आयात और किन किन चीज़ों का निर्यात करते थे। तो अगर हम इनके निर्यात की जो है बस देखें वस्तुएं क्या क्या ये निर्यात करते थे, तो निर्यात में ये सूती कपड़े, इमारती लकड़ी, हाथी दांत, सूती कपड़े, इमारती लकड़ी, हाथी दांत आदि वस्तुओं का ये निर्यात करते थे। और अगर आयात की मदें हम इनकी देखें तो आयात में ये जो है लाजवर्द मणि, टीन चांदी, फिरोज या फिरोजा आदि बहुमूल्य धातु और पत्थरों का आयात ये लोग करते थे। इनका व्यापार ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, मिस्र, बहरीन, कुवैत, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों से होता था। और मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का एक अभिलेख मिला है जिसमें 3 शब्दों मेलुहा, मगन और दिलमुन का उल्लेख हुआ है। व्यापार इनका किन किन देशों से होता था मैंने बताया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, कुवैत, बहरीन, तुर्कमेनिस्तान हमने लिख दिया है। ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, कुवैत, बहरीन आदि देशों से जो है सिंधुवासी व्यापार करते थे। और हमने बताया मेसोपोटामिया के शासक, मेसोपोटामिया जो आधुनिक इराक आप जिसको कहते हैं, मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के लेख में या अभिलेख में हमें 3 शब्दों
तीन शब्दों को या तीन शब्द दिखाई देते हैं। नंबर 1 मेलुहा, मगन और ठिलमुन या दिलमुन या दिलमुन। अगर मेलुहा की बात करें तो ये सिंधु क्षेत्र या इसकी पहचान सिंधु क्षेत्र या मोहनजोदाड़ो से की जाती है। तो या अगर आप और सरल भाषा में कहें तो मेलुहा जो है हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो या सिंध क्षेत्र ऊपर लिख दे रहे हैं। और मगन जो है मकरान तट या मकरान जो है, और दिलमुन बहरीन को कहा जाता था। और जो है मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे की बात करें तो दिलमुन, जिसको हम लोग बहरीन के नाम से जानते हैं, तो ये व्यापार में मध्यस्थ या बिचौलिए का काम करता था। ये जो है व्यापार वाणिज्य में मध्यस्थ या बिचौलिए का काम करता था। इस जो है इसमें जो है इस व्यापार वाणिज्य की जो है प्रामाणिकता हमको जो है लोथल से प्राप्त फारस की मुद्रा और मिस्र की ममी और मेसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पाई मोहरों से होती है। तो बहरीन व्यापार वाणिज्य में मध्यस्थ या बिचौलिए का काम करता था। और इस बात की पुष्टि प्रामाणिकता लोथल से प्राप्त फारस की मुद्रा, मिस्र की ममी मत समझिएगा, ममी, और मेसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पाई मोहरों से होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर हम देखें तो इस व्यापार वाणिज्य में जो भुगतान संतुलन था वो हड़प्पा के जो है पक्ष में था। यही इनकी नगरीयता का मूलाधार था, या यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण इनका बाह्य व्यापार था। तो ये था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। मिलते हैं कल। धन्यवाद।